एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर एक से ज़्यादा कंडक्टर के अंदर अलग अलग वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का रिलेशन क्या होगा, वो समझाने के लिए एम्पियर ने एम्पियर सर्किटल लॉ एक्सप्लेन किया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लो ये जो फिगर है उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 कंडक्टर है, जिसमें से अलग अलग वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि कंडक्टर नंबर 1 उसमें से I1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर नंबर 2 I2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, I3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, I4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, I5 एंड I6 अलग अलग वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट 6 कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे ये एक लूप सेलेक्ट करेंगे, हम ये प्लेन के अंदर एक लूप सेलेक्ट करेंगे, तो ये लूप के करीब कितनी वैल्यू का मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है उसका रिलेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो कंडक्टर नंबर 1 2 3 एंड 4 लूप एम्पीरियन, ये जो लूप है उसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के साथ कंडक्टर नंबर 1 2 3 एंड 4 लिंक होता है। उसके अलावा I5 एंड I6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ये जो भी दो कंडक्टर है जिसमें से I5 एंड I6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो एम्पीरियन लूप के बाहर का कंडक्टर है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन के लिए उसने ऐसे समझाया कि मान लो ये जो प्लेन है उसके अंदर जो भी एम्पीरियन लूप हमने सोची है प्लेन के अंदर, उसके अंदर एक राइट हैंड स्क्रू को बीच में रखेंगे। ऑब्वियसली कंडीशन अप्लाई, स्क्रू का हेड नीचे होना चाहिए। अगर स्क्रू का हेड नीचे है और उसकी टिप ऊपर है, उसका नैरो पार्ट ऊपर है, तो उसको नीचे से ट्विस्ट करेंगे। ये जो डायरेक्शन में हमने एम्पीरियन लूप सोची है, कौन से डायरेक्शन में एम्पीरियन लूप सोची है, अगर यहाँ से मैं देखूँगा, ऊपर से देखूँगा, तो ये डायरेक्शन मुझे दिख रही है, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में उसको ट्विस्ट करेंगे। उसको जब घुमाएंगे, उसको जब भी स्क्रू को रोटेट करेंगे, तब स्क्रू जो भी डायरेक्शन में एडवांस होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे, ये डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे, नीचे से हेड को मैं रोटेट करूँगा ये डायरेक्शन में, तो मुझे पता है स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उसका उल्टा क्या हुआ, उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव डायरेक्शन। कैंसिल कर दो ना, नहीं पा रहा आँखों यानी अभी तक पढ़ाया मैंने कि कंडक्टर 1 2 3 4 उसके करीब जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एम्पीरियन लूप यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप की ये डायरेक्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट की है। तो अगर हम स्क्रू को यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर रखते हैं और ये भी डायरेक्शन में स्क्रू को ट्विस्ट करेंगे, अगर स्क्रू रखा है और ये डायरेक्शन में उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को कंसिडर टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी यहाँ पे मैं करूँगा तो I1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी -I1 मुझे लिखना पड़ेगा। I2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी मुझे -I2 लिखना पड़ेगा। ये जो कंडक्टर 3 है I3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की, यानी +I2 लिखना है। I4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की +I4 यहाँ पे। और जितने भी कंडक्टर एम्पीरियन लूप के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ उतने ही कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट को समेशन ऑफ y उसके अंदर सोचेंगे, अदरवाइज सोचेंगे नहीं। यानी I5 कंडक्टर नंबर 5 में से फ्लो हो रहा है, I6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर नंबर 6 में से फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे समेशन ऑफ I की कैलकुलेशन में उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जो भी एम्पीरियन लूप के अंदर सोचा है कंडक्टर, सिर्फ उसकी बात यहाँ पे करेंगे। साइन कन्वेंशन से
फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करें। तो ये साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया। तो इसके स्टेटमेंट में बोला द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ओवर a closed loop in a magnetic field is equal to product of algebraic sum of electric current and closed by the loop and magnetic permeability. Line integral and integration over closed path. Line integral of magnetic induction over closed loop. Integration over closed path. Closed loop in a magnetic field. यानी ये सब कुछ सभी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो बाय लूप एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी में 0 इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इनटू समेशन ऑफ r। जैसे एक बार रिपीट करते हैं This statement is called Ampere's circuital law. फिर से एक बार लिखते हैं The line integral of magnetic induction over closed loop in a magnetic field is equal to product of algebraic sum of electric current and flow by the loop that is summation of I and magnetic permeability that is B equal to magnetic induction integration over closed path B dot dl. This statement is called Ampere's circuital law. फिर से एक बार लिखते हैं The line integral of magnetic induction over closed loop in a magnetic field is equal to product of algebraic sum of electric current and flow by the loop and magnetic permeability. Summation of I into V to magnetic permeability equal to total value of magnetic induction along the closed path along this closed path. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे ये नेक्स्ट ईयर के अंदर जैसे देखो नेक्स्ट ईयर यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मान लो ये कंडक्टर एक वायर है उसमें से वेरी लॉन्ग वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी चलता रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में भी चलता रहेगा वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर उसमें से आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जब भी आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी। जैसा कि ऐसा सोचो कि यहाँ पे ट्यूबलाइट है अगर ट्यूबलाइट को सर्किट में ऐसे वर्टिकल तुम होल्ड करते हो तो और डायरेक्शन में लाइट आएगी। तो तुम्हारा कॉमन एक्सपीरियंस ये भी है एज द डिस्टेंस इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आल्सो डिक्रीज। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट डिक्रीज होगी। इसका रिलेशन को डिराइव करना पड़ेगा कोई एक डिफाइंड रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन का फॉर्मूला ये एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो कंडक्टर के बारे में हम सोचते हैं वो कंडक्टर 3 कंडक्टर होता है लेकिन ऐसा सोचो माइक्रोस्कोप के अंदर में उसको देखते हैं तो जो फिगर जो हमको विजन दिखता है वो बहुत बड़ा विजन दिखता है। तो ऐसे कंडक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट आउटसाइड कंडक्टर जिसकी बात चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर प्रेरित होगी आउटसाइड कंडक्टर। ये कंडक्टर उसमें से आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सपोज A इक्वल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर सपोज स्मॉल a इक्वल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी कैसे समझाया जैसे ट्यूबलाइट में मैंने वर्टिकली मैंने होल्ड की है और एक्सटर्नल सर्किट बीच ऑन कर रहा हूँ तो और डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइट एनर्जी डिफ्यूज होगी। सिमिलरली मैं ये जो कंडक्टर है उसकी यहाँ से ये एक्सिस से सेम डिस्टेंस के ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंडीशन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी मैं 3 डिफरेंट पॉइंट P, Q एंड R सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कॉमन एक्सिस है एक्सिस किसकी है कंडक्टर की एक्सिस उससे
उससे आर कितने परपेंडिकुलर लिक्विड के ऊपर यानी कंडक्टर के बाहर पी क्यू एंड आर एक्सिस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, इसीलिए पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर से इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर सेम वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने वाली है, इसीलिए ये पी क्यू एंड आर पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। पार्ट 1 ये आउटसाइड का कंडक्टर पी क्यू एंड आर पॉइंट को चाहिए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है उसका ये टॉपिक ये पार्ट के अंदर डिराइव करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ b डॉट dl इक्वल टू mu0 टू समेशन ऑफ r। ये क्या है? एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ। एज पर द एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ b डॉट dl इक्वल टू mu0 टू समेशन ऑफ r। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई एम्पियर तक करने के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो वेक्टर a into dl dl then करंट एलिमेंट की डायरेक्शन तो वेक्टर b into dl दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 है mu0 into summation of r a dot b को भी निकाल सकते हैं तो b dot dl इक्वल टू b into dl into cos 2 where theta is measure of angle between intensity of magnetic field and the dl vector इक्वल टू mu0 टू समेशन ऑफ r। यहाँ पे 6 अलग-अलग कंडक्टर थे लेकिन यहाँ पे एक ही कंडक्टर की बात करेंगे। अभी एक कंडक्टर में से सेम कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? समेशन ऑफ r इक्वल i। तो समेशन ऑफ r इक्वल एक कंडक्टर जिसमें से फिक्स कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा i cos 0 equal to 1 b intensity of magnetic field लेकिन p q and r पॉइंट के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर सेम वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। तो मैं यहाँ लिखूंगा b कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dl इंटीग्रेशन और दो पार्ट ऐसे यहाँ पे बोलूँगा इक्वल टू mu0 into i इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस। लेकिन किसकी बात करूँ उसके सेंटर से पी पॉइंट तो इतना इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस ये सर्कुलर ऑर्बिट बन रही है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू 2 pi r where r इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। लेकिन ये जो पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ द कंडक्टर है। This is equal to mu0 into i. Therefore, intensity of magnetic field equal to mu0 i upon 2 pi r. ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला से मुझे पता चल रहा है कि as the distance increase, intensity of magnetic field यानी b और r दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स रिलेशन। लेकिन मैं बाहर का पॉइंट बोल रहा हूँ कि q इसके बाहर का कंडक्टर के बाहर का डिफरेंट पॉइंट अगर p q एंड r मैंने पूछा है तो मुझे ये रिलेशन मिल रहा है। अगर मैं कंडक्टर के अंदर का पॉइंट लिख रहा हूँ इसका कंडक्टर तो ये पॉइंट मैंने सोचा तो ये जो एक्सिस है उसमें पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ। अगर ये वाला पॉइंट सोच रहा हूँ तो इतना डिस्टेंस को r1 और इतना डिस्टेंस है ये देखिए मतलब कंडक्टिंग वायर देखिए मतलब कंडक्टिंग वायर। अगर मैं एक पॉइंट अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो r1 डिस्टेंस ऑलवेज देखेंगे अंदर का पॉइंट अगर मैं सोच रहा हूँ कंडक्टर के अंदर का पॉइंट अगर मैं सोच रहा हूँ तो r1 डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन 8 r1 लेस देन 8। जब एंटायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने सोचा तो क्या एरिया कितना है पाई r स्क्वायर पाई a स्क्वायर इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से आई एंटी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इतना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और फिर कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्योंकि
इतने पार्ट में से जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे सोचता ही नहीं। इतने पार्ट में से जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में मैं इलेक्ट्रिक करंट को इग्नोर कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इधर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इतने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मैं लिखूंगा I इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई पाई R1 स्क्वायर अपन पाई ये स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। I इक्वल टू I इंटू R1 स्क्वायर अपन एग्जैक्टली इतनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतनी रेडियस है उसमें से इतनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन was closed by B dot dl equal to mu 0 into summation of I. Again, B constant outside, integration of dl equal to 2 by r. यानी ये देखिए R1 ने लिखा है तो सर्कल में की वैल्यू 2 by R1 मिलेगी equal to mu 0 into summation of I. corresponding वैल्यू का उसमें से इतना एरिया पूछा है, यानी R1 जितनी रेडियस में सोचिए तो R1 जितनी रेडियस के अंदर भी I की वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। I की वैल्यू I into R1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं 2 पाई यहाँ पर डिवाइड करता R1 एक बार कैंसिल हो गया। नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड R1 एक बार कैंसिल हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रीजन ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू mu 0 I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। R1 एक बार कैंसिल हो चुका था, यानी यहाँ पे एक बार R1 लिखा, एक डिफाइनाइट पॉइंट के लिए R1 लिखा है। इन जनरल मैं R1 को रिप्लेस कर सकता हूँ R से, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सेंटर के ऊपर क्या होगा, एग्जैक्टली ये सेंटर एक्सिस के बारे में सोचता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए R की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। यहाँ से मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ यानी उसकी ऑर्बिट के करीब जा रहा हूँ, उसकी सरफेस के करीब जा रहा हूँ, कंडक्टर की सरफेस के करीब जा रहा हूँ, तो R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कॉन्सिक्वेंटली B की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कंडीशन अप्लाई कौन सी कंडीशन ये है, ये उसका मीनिंग ये हुआ एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। R इक्वल टू A मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन टू द सरफेस, कहाँ से, जो एक्सिस हमने सोची थी वहाँ से। अगर R इक्वल टू A मैक्सिमम डिस्टेंस है तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड R इक्वल टू A, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल टू A ही डाल दो और बाद में A कैंसिल कर दो तो तुमको रिलेशन मिल जाएगा। ये ग्राफ, ये फार्मूला और ये फार्मूला, उसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। यानी R डिस्टेंस जब चेंज होता है तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर, यानी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंडेंट है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। उसका ग्राफ कैसा आएगा, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज। ये किसकी बात चल रही है, इन इनसाइड रीजन ऑफ द कंडक्टर, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इन इनसाइड रीजन ऑफ द कंडक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज। सरफेस के ऊपर डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, कितना हुआ, R इक्वल टू A, R इक्वल टू A डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। बाद में सरफेस को छोड़कर बाद में बाहर जाएंगे,
कंडक्टिंग वायर के बाहर अगर पॉइंट सोचेंगे, पी लाइक अ पी क्यू एंड आर पॉइंट, ये सरफेस से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट सोचेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसका ग्राफ ऐसा ग्राफ आएगा। एक्स वाई इक्वल टू 1, उसका ऑलवेज ग्राफ ऐसा आता है, तो उसका ग्राफ एज द डिस्टेंस इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीज, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक का डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसकी फार्मूला तुमको याद रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए। फॉर कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, एल लेंथ फाइनाइट लेंथ, एल लेंथ के अंदर हाई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ये कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर P सिलेक्टेड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका रिलेशन क्या आएगा। तो सपोज A टू B इक्वल टू टोटल लेंथ L इक्वल टू L1 प्लस L2, ये एंड वायर का, ये फर्स्ट एंड है, यहाँ से वायर स्टार्ट होता है और वायर का एंड यहाँ पे आ गया, ये एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B, उसको पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ज्वाइन करूँगा। मान लो इतना एंगल बन रहा है अल्फा 1, इतना एंगल बन रहा है थीटा 1। पॉइंट B वायर का दूसरा एंड था, उसको पॉइंट P के साथ में कनेक्ट करूँगा, तो मान लो इतना एंगल अल्फा 2 है, इतना एंगल है थीटा 2, और y जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का रिलेशन समझना है। यहाँ पे एक छोटा करंट एलिमेंट, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, तो डी एल इक्वल टू मैं सिलेक्ट करूँगा डी एक्स की लेंथ, आई डी एल की बात करूँगा मैं, करंट एलिमेंट की मैं बात करूँगा, तो उसकी डायरेक्शन मुझे पता है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मुझे पता है, आई इंटू डी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इंटू आई कैप मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये करंट एलिमेंट है आई डी एक्स इंटू आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सिलेक्टेड पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऐसा बोलना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, इज वेक्टर B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 बाई वाई इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू के कैप। के कैप का मीनिंग क्या हुआ, उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको समझ में आ जाएगी। के कैप शोज रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। के कैप से मुझे समझ में आ रहा है कि P पॉइंट के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में, एग्जैक्टली यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर यहाँ पे माइनस के लिखा होता तो मैं ऐसा यहाँ पे समझता कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर एंटर हो रही है। फ्रॉम द फिगर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 का है, 90 प्लस थीटा 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 180, 90 प्लस ये एंगल 90 का, 90 प्लस थीटा 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 180, इट मीन्स अल्फा 1 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 180 माइनस 90। इतना ट्राइंगल मैंने लिया तो मुझे रिलेशन मिला अल्फा 1 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90। तो ये ट्राइंगल के अंदर अल्फा 2 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा। ये वैल्यू थीटा 1 की वैल्यू 90 माइनस अल्फा 1 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस अल्फा 2 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। वेक्टर बी म्यू 0 I अपॉन 4 बाई वाई साइन थीटा 1 90 माइनस अल्फा 1 प्लस साइन थीटा 2 90 माइनस अल्फा 2 इंटू के कैप, साइन 90 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू कॉस अल्फा 1, साइन 90 माइनस अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 के कैप। ये भी रिलेशन चलेगा या ये भी रिलेशन चलेगा, दो में से एक याद रखो, इजी पड़ेगा। लेकिन तुमको पूरा का पूरा सिर्फ फार्मूला नहीं, फार्मूला ऑलवेज कंडीशन के साथ आनी चाहिए। यानी ऐसे बोलेंगे, ऐसे समझेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हेन हाई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द
conducting wire of finite length is given by vector B equal to mu 0 I upon 4 pi y into sin theta 1 plus sin theta 2 into k cap। थीटा 1 ये वाला एंगल है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, थीटा 2 ये वाला एंगल है, तुमको ये भी समझ में आना चाहिए। और y इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ, ये कंडक्टर उसमें से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है उसको y से डिनोट किया है यहाँ।